पॉलिटी के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में, जो कि भाग 2 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो हमारे भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का मतलब होता है जैसे कि आप किसी स्टेट में रहते हैं, सपोज आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपको एक कंट्री की नागरिकता लेनी होगी, एक उत्तर प्रदेश की नागरिकता लेनी होगी। ऐसे यूएसए में सिस्टम है, बट हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक अनुच्छेद 5 से 8, दूसरा अनुच्छेद 9 से 11। 26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं, ये सब अनुच्छेद 5 से 8 तक में वर्णित है। और 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा, ये 9 से 11 में वर्णित है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता। इसमें शर्तें हैं कुछ। वह भारत में जन्मा हो। कोई भारत का नागरिक कब होगा? जब वह भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान के लागू होने के समय कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। और अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता के विषय में अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वाले लोग नागरिकता। मीन्स जो यहाँ लोग रहे थे उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान जाए, कंडीशन अच्छी होगी, लेकिन वहाँ गए तो पता चला यहाँ तो स्थितियाँ और ही ख़राब हैं, तो ये अनुच्छेद 7 में वर्णित है, तो वापस भारत आ गए। अनुच्छेद 8 में वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था। मीन्स जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो किसी और कंट्री में रह रहा हो, तो उसके बारे में अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अनुच्छेद 9 में किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति। जैसे आपने किसी कंट्री की नागरिकता ली तो वैसे ही ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता भारतीय खत्म हो जाएगी। 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। मीन्स आपने अगर एक बार नागरिकता ले ली तो वो बनी ही रहेगी जब तक आप वो नागरिकता से वंचित ना किया जाए, तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? नागरिकता में कोई भी नया नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है। नागरिकता में अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको सिर्फ संसद उसमें संशोधन कर सकती है और कोई नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या बताया गया? नागरिकता प्राप्ति कैसे होगी और नागरिकता आपकी ख़त्म कैसे की जाएगी। तो अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। आप वंशक्रम मीन्स आपके मम्मी पापा में से कोई भी नागरिक है भारत का तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। पंजीकरण से आपने रजिस्ट्रेशन करवा के पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से मीन्स जैसे किसी भी हमने जैसे कल को पाकिस्तान हमारे साथ आ जाए तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे भारत में सम्मिलित होने से। नागरिकता समाप्ति, आप खुद ही नागरिकता त्याग दें, आप पागल दिवालिया हो जाए तो आपको नागरिकता से हटा दिया जाए। पर्यावरण आप किसी और देश की ले लें, वहाँ जाकर तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा के भारत के नागरिक बन जाए तो आपको कम से कम भारत में 7 साल तक भारत में रहना होगा। देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत में रहना होगा। देशीकरण से नागरिकता के लिए 12 वर्ष तक और पंजीकरण से 7 साल तक भारत में रहना होगा। 2019 में एक आया नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 समुदाय, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन, इन देशों से आने वाले लोगों को 12 वर्ष की बजाय 6 वर्ष तक की भारत में रहना पड़ेगा। मुस्लिम को इससे बाहर रखा गया। जैसे मुस्लिम को 12 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं, लेकिन ये जो 6 समुदाय बताए गए हैं, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन, इनको सिर्फ 6 वर्ष तक ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रहना पड़ेगा, जबकि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही आए हों।
अब हम देखेंगे भाग 3 पार्ट 3 मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार क्या हैं, पहले समझते हैं। मौलिक शब्द से पता चलता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है और इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा उनका उल्लंघन ना किया जाए। मीन्स ये फंडामेंटल राइट है आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान खुद ही इनके लिए ऐसी व्यवस्था करता है कि इनका किसी भी तरह से उल्लंघन ना किया जाए। साधारण व मौलिक अधिकार में डिफरेंस क्या है? तो जैसे कोई भी अन्य साधारण अधिकार थे सामान्य कानून द्वारा संरक्षित एवं लागू होंगे, और जो मौलिक अधिकार हैं देश के संविधान द्वारा संरक्षित एवं गारंटीकृत हैं। सामान्य अधिकारों में क्या है? सामान्य अधिकारों को कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन, जैसे कि अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है, उसमें संशोधन करके बदला जा सकता है। कोई भी सरकारी संस्था मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य नहीं कर सकती। कोई भी सरकारी संस्था है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएं: मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, आपको असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं, वे पवित्र या स्थायी नहीं हैं, आपातकाल के दौरान सरकार कुछ मौलिक अधिकारों को जब्त कर सकती है। इमरजेंसी लगती है 352 से 360 तक। तो मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, इसका मतलब है कि ये नहीं कि आपको अधिकार दे दिए गए हैं तो आप कहीं भी उसका यूज करेंगे और दूसरों को अपने अधिकार का यूज करके परेशानी दें। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपके पास अधिकार है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। सबसे पहले मौलिक अधिकार किंग चार्ल्स ने 1215 ईस्वी में, ब्रिटेन के राजा हैं किंग चार्ल्स, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत अधिकार दिए थे जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो वहीं से मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार योग्य हैं लेकिन निरपेक्ष नहीं है। ये पवित्र, सैक्रोसेंट, स्थायी नहीं है। ये वादयोग जस्टिसिएबल है। मीन्स वादयोग जस्टिसिएबल है, मीन्स अगर आपका इनका हनन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएस भी होता है, उसमें अगर आप उनका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 14 से लेके 32 तक। पहले जो मौलिक अधिकार थे शुरुआत में वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिए गए, इसको संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार को लीगल राइट कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, किसमें 300A में रख दिया गया है। और ये था फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 31-19 क्लॉज 1 ब्रैकेट F, संपत्ति का अधिकार। भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क्लॉज A के तहत। अब अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा। तो जैसे आपको कहीं राज्य लिखा मिलेगा तो उसका मीनिंग क्या है? तो राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है। राज्य का मतलब है यहाँ संसद व केंद्र सरकार से, राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकार से, स्थानीय प्राधिकारी से, अन्य प्राधिकारी से। मीन्स जैसे राज्य बोलेगा तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? संविधान पूर्व जो कानून नियम थे, संविधान पश्चात संसद राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल का अध्यादेश, इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है तो कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। मीन्स अगर ऐसा कोई भी कानून बनाया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनको बाधा पहुंचाता है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको कानून नहीं बनाए रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। इसने बताया कि मूल ढांचे को तोड़ने पर कानून रद्द, कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को हानि पहुंचाता है तो वो कानून खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष ये समानता का अधिकार दिखाता है एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता मीन्स कानून के सामने सभी लोग समान हैं, उनमें किसी प्रकार का कानून के सामने कोई भेदभाव नहीं होगा।
कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबसे बड़ा होता है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण है। विधियों के समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय की अवधारणा, यह अमेरिका से ग्रहण है। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। मीन्स किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 क्लॉज 1 में बताया गया है राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, और 15 ब्रैकेट 2 में बताया गया है प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी, घाट, रोड आदि जगह पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 3 में लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। मीन्स महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रोविज़न किए जा सकते हैं, स्पेशल प्रोविज़न। और 4 में बताया गया इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 16 ब्रैकेट 4 के तहत कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? लोक नियोजन के 15 ब्रैकेट 4 में बताया गया है और 29 के खंड 2 में बताया गया है। अब 16वें अनुच्छेद में क्या बताया गया है? लोक नियोजन के अवसर की समानता। मीन्स अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल दी जाएगी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। 16 ब्रैकेट 4 में बताया गया कि नौकरी में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण है। अभी बताया गया कि जो रोजगार में सभी को अवसर की समानता होगी लोक नियोजन में, और 16 ब्रैकेट 4 के तहत बताया गया कि जो रिजर्वेशन है SC, ST, OBC के लिए कुछ इसमें आरक्षण है। इससे कुछ केस संबंधित है। एक बालाजी वर्सेस मैसूर मामला, एक देवदर्शन वर्सेस केंद्र सरकार का मामला, इंदिरा साहनी मामला 1993 में हुआ। क्या बताया गया इसमें? प्रमोशन में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। इंदिरा साहनी मामले में बताया गया कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। 1979 मंडल कमीशन का गठन हुआ। यह सेकंड पिछड़ा आयोग से संबंधित था, OBC के आरक्षण से भी। इसमें VP सिंह ने इसका समर्थन किया, वोट दिया। तो मंडल कमीशन किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। 16 ब्रैकेट 1 में क्या बताया गया है? राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मीन्स रोजगार के लिए सभी को अवसर की समानता है। सेकंड में कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगी या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स धर्म, वंश, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रैकेट 3 में बताया गया इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को ऐसे रोजगार या नियुक्ति से उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास का निर्धारण करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा। और ब्रैकेट 4 में बताया गया इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे केलकर आयोग 1953 में गठन हुआ। तो केलकर आयोग किससे संबंधित है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। मंडल आयोग, इसका गठन 1980 में हुआ। तो मंडल आयोग किससे? सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित है, जिसमें रिजर्वेशन की बात कही गई थी। OBC के कितने? 27 + 10%। इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है? 1992 में इसका गठन किया गया, जनहित याचिका से संबंधित है। और इसमें बताया गया कि जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे OBC की एक क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर होता है, जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर होती है, वो क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में आएगा, तो उनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इंदिरा साहनी केस में 1992 के द्वारा डिसाइड किया गया। और क्या बताया गया इसमें? आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो केलकर, मंडल, इंदिरा साहनी, ये तीनों OBC के आरक्षण से संबंधित है। मंडल आयोग में बताया गया कि जो आरक्षण है वो 27 + 10% होगा। अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है? इसमें अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी बताया गया है। मीन्स किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। मीन्स
इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अभ्यास निषिद्ध है और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना एक अपराध है। यह समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक न्याय एवं समानता प्रदान करता है। राज्य और किसी भी निजी व्यक्ति के अस्पृश्यता का अभ्यास करने से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। कोई भी उपाधि जो सैन्य या अकादमिक विशिष्टता ना हो राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मीन्स कोई अगर सेना में है या कोई अकादमिक उसके बाद स्पेशलिटी है तो ही वो अपनी उपाधि, जैसे डॉक्टर है अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है पीएचडी किए हुए कोई, तो आर्मी वाले हैं वो लोग कैप्टन जनरल जैसी पोस्ट होती है तो लगा सकते हैं नेम के आगे, और कोई भी अपने नाम के आगे किसी प्रकार की उपाधि नहीं लगा सकते। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई उपहार, परिलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। अब देखेंगे समानता का अधिकार 14 से 18 खत्म हो गया। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है। तो पहले अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में क्या बताया गया? इसमें बताया गया बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार। इसमें 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। पहली है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(b) शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। 19(1)(c) संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और डी में भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। और ई में भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार। और एफ में क्या था? इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और जी में क्या है? कोई भी व्यवसाय, वृत्ति एवं आजीविका का अधिकार। तो इसको याद करने की ट्रिक है सामरो, SAAMRO। एस से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबल करने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, एम से मूव ऑन, मूव करने का, मेंडर करने का, घूमने का, आर से रेसिडेंशियल एरिया बनाने का, बसने का अधिकार, ओ से ऑक्युपाइजेशन, पेशा। अनुच्छेद 19(2) में उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं इसमें कि जैसे आपको अधिकार दे दिया गया तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। निम्नलिखित के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना। मीन्स आपको दिए गए हैं अधिकार लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें कि किसी को मानहानि हो जाए, सार्वजनिक व्यवस्था में आप उल्लंघन ला दें। अब सोमनाथ लोहड़ी का एक स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि इनमें से कई मौलिक अधिकारों को एक पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। आप पाएं कि बहुत ही न्यूनतम अधिकारों को स्वीकार किया गया और लगभग हमेशा एक प्रावधान द्वारा उनका पालन किया जाता है। लगभग हर अनुच्छेद के बाद एक प्रावधान आता है जो कि अधिकारों को लगभग पूरी तरीके से छीन लेता है। ये सोमनाथ लोहड़ी जी ने स्टेटमेंट दिया। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें क्या बताया गया? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में 20(a) में बताया गया कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी। और 20(2)(b) में बताया गया है वर्तमान कानून के तहत सजा। मीन्स जब आपको सजा दी जाएगी तो उस टाइम जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही सजा दी जाएगी। जैसे आपने कभी कोई केस, आपने कुछ क्राइम किया तो और बाद में उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया तो जिस टाइम आपने क्राइम किया तो सज़ा उसी के अकॉर्डिंग। तो यही बताया गया अपराध के समय वाला कानून। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया गया, 20(c) में बताया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बताता है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध मामले हैं अनुच्छेद 21 संबंधित, एक AK गोपालन मामला और एक मेनका गांधी मामला। विदेश जाना एक मौलिक अधिकार है, मेनका गांधी मामले में बताया गया।
अनुच्छेद 21 ब्रैकेट ए शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया 21 ब्रैकेट ए को। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को गारंटी देता है। लेख के प्रावधानों में शामिल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, भेदभाव का निषेध, शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा तक पहुंच में वित्तीय बाधाओं को दूर करना, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और योग्य शिक्षक उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश मीन्स न्यायालय में पेश करना होगा। मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया गया है विक्टिम को। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में कुछ कंडीशन में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बताया गया है। निवारक निरोध क्या है? अपवाद है इसमें। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 22 को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी समक्ष पेश, मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार, ये तीनों अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मानव का दुर्व्यापार, बेगार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खनन आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, जोखिम भरे स्थानों पर नहीं। 14 वर्ष से कम बच्चे जो हैं वो कारखानों वगैरह में, खनन आदि में काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद 24 में बताया गया। 23 में बलाश्रम पर प्रतिषेध, खदान के खतरनाक स्थानों पर बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 के द्वारा लगाया जाता है। इस लेख का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। शोषण को रोकना, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की रक्षा करना और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार और अभ्यास भी कर सकते हैं। अंतरात्मा की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आता है। भगवान या प्राणियों के साथ अपने रिश्ते को आकार देने की आंतरिक स्वतंत्रता है आपके पास। धर्म अपनाने का अधिकार, किसी के धार्मिक विश्वासों और आस्था को खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषित करने की स्वतंत्रता। अभ्यास का अधिकार, धार्मिक पूजा और अनुष्ठान और समारोह करने और किसी की मान्यताओं और विचारों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है आपके पास। प्रचार का अधिकार, किसी भी धार्मिक मान्यताओं को दूसरों तक प्रसारित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना, संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करना। अनुच्छेद 26 धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया? बताया गया है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। यदि आप चाहें तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए जो टैक्स हैं उससे आप स्वतंत्र हैं, मीन्स आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि धर्म के लिए, जैसे मंदिर वगैरह से टैक्स नहीं लिया जाता कि कितना आपका रेवेन्यू आया उस पर आपको टैक्स जीएसटी देना पड़ेगा, तो ये सब नहीं है। तो टैक्स फ्री रखा गया अनुच्छेद 27 के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। अनुच्छेद 28 में बताया गया धार्मिक संस्थानों में उपस्थिति या कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता देता है आपको अनुच्छेद 28। मीन्स आप कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह में भी धार्मिक पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य मीन्स जिसको गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है जिसपे, उस पर किसी प्रकार को आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। खंड 1 में कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी बंदोबस्त या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया, जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाए। यदि कोई भी ट्रस्ट वगैरह चला रहा है, कोई कॉलेज स्कूल, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। अब देखेंगे अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा बताई है। हमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। क्या है? संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान या राज्य से धन प्राप्त करने वाले संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में बताया गया शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार है। मीन्स जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खुद के अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाला कोई भी कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए ऐसे कानूनों के तहत निर्धारित राशि उतनी ही हो जितनी कि उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा। राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करे कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। मीन्स जो राज्य है, जैसे राज्य में क्या क्या आता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब चीज़ें अगर कोई भी चला रहा है अल्पसंख्यक तो उस पर बाधा नहीं पहुँचाएगा। सरदार हुकुम सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, बहुसंख्यकों पर यह देखने की भारी जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वास्तव में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। अल्पसंख्यकों के लिए एकमात्र सुरक्षा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक बताया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया, हार्ट एंड सोल कहा गया। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर लागू करवा सकते। मीन्स रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। उच्चतम न्यायालय दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, रिट ज्यूरिसडिक्शन सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। जो उच्च न्यायालय का रिट का अधिकार क्षेत्र है वो सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा है। मीन्स जो उच्च न्यायालय है वो कई चीज़ों पर रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करता है। न्यायालय द्वारा जारी रिट के प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या मतलब इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरोपों का जवाब देने और यह निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष लाने की आवश्यकता होती क्या उनकी हिरासत वैध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है लैटिन में आपको शरीर मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति की कारावास या हिरासत वैध है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन को सही करने के लिए। यह कैसे काम करता है? बंदी याचिका राज्य एजेंट के खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई जो प्रतिवादी को हिरासत में रखती है। उपयोग क्या है? इसका उपयोग प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं, जमानत की राशि और अदालत के अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए किया जा सकता है। परमादेश, सेकेंड रिट है परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। यह एक रिट अदालती आदेश है जो किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को कानूनी कर्तव्य निभाने या किसी गैर कानूनी कार्य से परहेज करने के लिए मजबूर करता है। यह अंग्रेजी और अमेरिकी आम कानून प्रणालियों में एक न्यायिक उपाय है। निषेध का मतलब है हम मना करते हैं। निषेधाज्ञा एक कानूनी उपाय है जो निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय को गैर कानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे कोई भी न्यायालय है, निचली अदालत है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो निषेध एक रिट है जो जारी करेगा उसके ऊपरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट, वरिष्ठ अदालत। निषेध रिट जारी की जाती है जब निचली अदालत बिना अधिकार क्षेत्र
के काम कर रही हो, निचली अदालत अपने वैध अधिकार का उल्लंघन कर रही हो, कोई अन्य पर्याप्त कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है, निचली अदालत प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उत्प्रेषण इसमें उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले या सरकारी एजेंसी की कार्रवाई की समीक्षा करने की अनुमति देती है। उत्प्रेषण का मतलब है जैसे कि किसी निचली अदालत ने ऊपरी अदालत को लगता है कि उसने कुछ गलत फैसला कर दिया है तो वो उसमें इंटरफियर कर सकती है, इसका मतलब उत्प्रेषण। यह शब्द लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। उपयोग त्रुटियों को सुधारने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निचली अदालतें अपना अधिकार का उल्लंघन न करें, कानून के प्रश्नों की समीक्षा करना, किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए जब कोई प्रश्न संघीय या राज्य कानून का हो। व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारों को निर्णयों की समीक्षा करना। अधिकार परीक्षा, आपका प्राधिकार क्या है? ये एक प्रकार की रीट है। इसमें क्या बताया गया है? यह एक कानूनी कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक या कारपोरेट कार्यालय रखने के अधिकार को चुनौती देती है। क्यों वारंटो शब्द लैटिन में किस प्राधिकार या वारंट के लिए है? यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद का धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी कीजिए। मीन्स जैसे कोई भी अधिकारी है वो अपने पोस्ट पावर का गलत इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा, आपका प्राधिकार क्या है? क्या ये आपके अधिकार आता है कि दूसरों को आप हानि पहुंचाएं? अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया है? सुरक्षा बल, पुलिस, सेना, आसूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने के संसद के सकते। मीन्स जो कुछ स्पेशल फोर्सेस वगैरह हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो संसद सीमित करती है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है किसी भी टेरिटरी में मार्शल लॉ, सेना विधि लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकार निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति है। जब मार्शल लॉ लग जाता है तो मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। ये 34 में बताया गया है। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित करने हेतु कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास होगी। जो मौलिक अधिकार संबंधित कानून संसद बनाएगी। 35 में बताया गया है। याद करने की कुछ ट्रिक बताई गई है, जैसे लॉ विधि के समझ समानता, लॉ क्रिएटेड डाउट सामरो। तो लॉ क्रिएटेड डाउट सामरो में कैसे? लॉ 14 में बताया गया विधि के समझ समानता, क्रिएटेड का मतलब कुछ भी नहीं है, डाउट में डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। ओ से अपॉर्चुनिटी मीन्स लोक नियोजन में अवसर की समानता। यू से अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत। बी से कोई भी मतलब नहीं, टाइटल 18 उपाधियों का अंत। सामरो इस एस से 19 ब्रैकेट ए में सामरो, एस स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए असेंबल करने का, ए एसोसिएशन बनाने का, एम मीएंडर मूव करने का कहीं, आर रेसिडेंट बनाने का, ओ ऑक्युपाइएशन कहीं भी व्यापार करने का। तो ये ए बी सी डी ई और एफ नहीं है, एफ को हटा दिया गया। फिर ओ से जी है तो ऑक्युपाइएशन वाला जी में है। इस CLEARLY क्लियरली, तो सी का मतलब है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में। 21 वाला लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 21 ब्रैकेट ए, तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। और ए से अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 में, आर से कुछ भी नहीं है। और 23 में लेबर और चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाते हैं। केवल नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं और इसके अलावा जितने भी हो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। संघ, संसद, राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान को कौन सा अनुच्छेद प्राथमिकता देता है? तो अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा गया है? ओल्गा टेलीज बनाम बॉम्बे नगर निगम। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे।